नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल, जिसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है। तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड रखा गया है इतिहासकारों के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अगर आप लोग पिछला चैप्टर नहीं देखे हैं, अर्थात वैदिक काल को नहीं देखे हैं, वैदिक काल का जो फर्स्ट फेज था अर्थात ऋग्वैदिक काल, उसे नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपको उससे थोड़ा सा लिंक है, उससे कंपेयर ही इसमें देखने को ज़्यादातर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे आर्यों का विस्तार, अर्थात ऋग्वैदिक काल में जो आर्यन थे, जैसे ही हम लोग ने पढ़ा था पिछले ही वीडियो में कि यूरेशिया से होते हुए ईरान आए और ईरान से एक शाखा आपका भारत की तरफ बढ़ा और दूसरा शाखा आपका वेस्टर्न उधर चला गया, पश्चिम की ओर गया। तो जो भारत आया वही वैदिक सभ्यता को जन्म दिया। तो आर्य को कहा जाता है वैदिक सभ्यता का जनक, ठीक है। लेकिन जो इनिशियल फेज़ था, जो स्टार्टिंग का पीरियड था आर्यों का अर्थात वैदिक काल का ऋग्वैदिक फेज़ में, तो उसमें जो विस्तार था वो आपका सप्त सैंधव प्रदेश तक अर्थात सिंधु जो नदी है उसके आसपास का था, जो पंजाब का क्षेत्र है। लेकिन धीरे धीरे तो अब एक जगह नहीं रहेगा, तो वो आगे तो बढ़ेगा, विस्तार होगा। तो इसी विस्तार को हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल में। और ये विस्तार कहाँ तक चला गया, तो देखिए ये विस्तार अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया, अतः उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कुछ क्षेत्र तक, बिहार का विदेश जो क्षेत्र है वहाँ तक भी आ गया। अर्थात पंजाब से आर्य गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गए थे। तो ये तो आपका हो गया एक का आपका एरिया का विस्तार इस समय। और इसका एक थ्योरी ये भी है कि इस समय जो विस्तार है काफ़ी तेज़ी से हुआ। इसका कारण ये भी था कि इस समय लोहा जो आयरन का भी देखा जाए तो खोज हो गया था, अर्थात आयरन वगैरह यहाँ से मिलने लगा था। और उस आयरन का यूज़ करके, लोहे का यूज़ करके उन लोगों के द्वारा जंगलों की कटाई किया गया, कुछ हथियार बनाया गया जिससे युद्ध लड़ने में, जंगलों को काटने में, कई सारी चीज़ों में उपयोगी हुआ। तो देखिए इस काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के गांधार क्षेत्र, तो 1000 BC में पाकिस्तान के गांधार क्षेत्र में सर्वप्रथम लोहा प्राप्त हुआ। और वहीं हम लोग बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में 800 ईसा पूर्व में जो है औजार मिलना शुरू हो गया था। और सर्वाधिक जो औजार मिला है वो हमें उत्तर प्रदेश से मिला है, जो अंतरजी खेरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जितने भी उत्तर वैदिक काल का जो ग्रंथ है वो कब लिखा गया, तो ऋग्वेद के बाद ही लिखा गया, और इसको हम लोग उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए उत्तर वैदिक काल का जो इतिहास है मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी जो रचना है ऋग्वैदिक काल के बाद हुई थी। और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तीन, और उसके अलावा तीन तो आपका ये वेद हो गया ऋग्वेद के बाद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। तथा इसके बाद भी बहुत सारा जैसे ग्रंथ है, जैसे आपका हो गया ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, अर्णयक हो गया, उपनिषद हो गया। तो ऐसे हम लोग ये देख चुके हैं पिछले वीडियो में जब पढ़ रहे थे आपका साहित्यिक स्रोत, उसमें हम लोगों ने देखा था ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णयक क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, इन सभी को हम लोगों ने अच्छे से देखा था। जो भी एग्ज़ाम को लेकर इम्पॉर्टेंट है उन सारे फैक्ट्स को हम लोगों ने देख लिया था। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो प्राचीन भारत का जो भी पुरातात्विक साक्ष्य है उस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखें प्लेलिस्ट में जाके। और देखिए ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। गाने के लिए ऋग्वेदिक सूक्तों को चुनकर धुन में बांधा गया। अब जो ऋग्वेद में जो लिखा गया था सूक्त, जो मंत्र वगैरह था, उसको किस तरह धुन में फिट किया जाए, उसको किस तरह ये आसानी से याद रखा जाए, उसी को एक धुन में लय में दिया गया। और उस लय में जो लिखा गया बहुत सारा मंत्र वगैरह है, सूक्त है, उसको एक अलग बुक बनाया और उसी का नाम पड़ गया सामवेद, ठीक है। तो गायन विद्या से जो संबंधित है वो क्या हो गया आपका सामवेद हो गया। ये पॉइंट आप लोग जानते होंगे, सामवेद में गायन से रिलेटेड संबंधित है, म्यूजिक से। उत्तर वैदिक काल में सामवेद संहिता के अतिरिक्त दो और भी था, वो कौन कौन सा था, तो वो आपका हो गया यजुर्वेद और एक आपका था अथर्ववेद। जो अंतिम वेद है वो है अथर्ववेद, जो बाद में लिखा गया, अंतिम कहने के सेंस है, जो जिसकी रचना काफ़ी बाद में हुई। अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र को संग्रहित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है वैदिक संहिता के बाद कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और इनमें क्या है, तो इनमें वैदिक अनुष्ठान का जो विधियां हैं
उसको इसमें संग्रहित किया गया। किसमें? तो ब्राह्मण ग्रंथ में। और सभी उत्तर वैदिक जो ग्रंथ है वो कब लिखा गया? तो उसका लिखा मतलब रचना कब किया गया? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, कहीं कहीं आपको 600 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा। तो जितने भी उत्तरकालीन जो ग्रंथ का जिसका रचना किया गया था, रचना का मतलब लिखा नहीं गया, मतलब उसमें रचा गया कोई चीज़ को, जैसे मतलब इसको श्रुति कहा भी जाता है जिसको, या मुंह से बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, अब कोई मंत्र है, जैसे कोई उसमें जो ऋषि मुनि था वो मंत्र बोला अपने शिष्य को, वो याद किया, फिर अपने आने वाला जो जनरेशन है उसको दिया। तो इस प्रकार ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वो बढ़ते गया, वह एक से एक दूसरे पीढ़ी तक वो जाते रहा। तो ऐसा होते होते वो बाद में लिखा गया। पहले वो लोग तो रचा, कोई चीज़ को याद रखा, फिर उसको काफ़ी बाद में लिखा गया। ऐसा नहीं कि उस समय का लिखा हुआ एविडेंस नहीं है। जो हम लोग ऋग्वेद जो है ऋग्वेद हो गया, जो भी हम लोग देखते हैं इस सब के बारे में, तो ऐसा नहीं कि उस समय का हमें कोई कागज़ पे लिखा हुआ चीज़ मिला है, नहीं। उस समय रचा गया, उसका रचना बाद में किया गया, काफ़ी बाद में। राजनीतिक संगठन देख लेते हैं उत्तर वैदिक कालीन से संबंधित। अब देखिए इस समय क्या था राजनीतिक संगठन के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो ऋग्वेद में हम लोग पढ़ें क्या कि उस समय जो राजा था उसको नियंत्रण करने के लिए दो काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था थी। और वो कौन कौन सी थी? तो एक तो आपका था सभा और एक था समिति। तो इन दोनों के द्वारा, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा राजा पर क्या होता था? निरंकुश लगाया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते अब जो राजा है देखा जाए तो वंशागुणत तो हो ही गया, साथ ही साथ वो निरंकुश हो गया ऑटोमेटिक है। जब वंशागुणत होगा तो तानाशाह निरंकुश होने का संभावना काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इस समय आते आते जो राजा का जो पद है वो वंशागुणित हो गया, लेकिन निरंकुश भी हो गया और काफ़ी शक्तिशाली भी इस समय जो राजा हुआ करता था। और इस काल में बीदत का जो है नामो निशान नहीं रहा। तो बीदत एक संस्था था जिसका सभा समिति था, उसी प्रकार एक सबसे जो पुराना जो संस्था था बीदत था, जिसमें वृद्धजनों लोग रहा करते थे। तो इस समय तो कोई इसका नामो निशान नहीं था, कब? उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग्वेद में इसकी चर्चा किया गया था। आपको लोगों को बताना है ऋग्वेद में बीदत का जो चर्चा है कितनी बार किया गया है। ठीक है, ऑप्शन में दे रहा हूँ। ऑप्शन ए रहेगा 21 बार, ऑप्शन बी रहेगा 22, ऑप्शन सी रहेगा इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए इस काल में बीदत का जो है नामो निशान नहीं रहा। सभा एवं समिति कायम थे, लेकिन उसका महत्व अब पहले की तरह नहीं रहा, वो समाप्त हो गया। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया, अर्थात प्रजापति राजा की दो पुत्री कौन कहलाएगा? सभा एवं समिति। राजा अब विभिन्न प्रकार के यज्ञ का संपादन करता था। तो बहुत सारा यज्ञ जो अनुष्ठान वगैरह था, धार्मिक कर्मकांड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गया था। किस समय? तो उत्तर वैदिक काल में, जिसे हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अभी राजनीतिक संगठन को देखते हैं। और साथ ही साथ देखिए इस समय क्या था? तो देखिए इस समय सभा में स्त्रियों का जो प्रवेश है वो निषेध हो गया। तो ऋग्वेदिक काल में जो स्त्री थी उसकी काफ़ी अच्छी पोजीशन हुआ करती, स्थिति की था, स्त्रियों की जो स्थिति है काफ़ी अच्छी थी। कब? तो ऋग्वेदिक काल में, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व में। एक तरह का वहाँ पे समानता कुछ ज़्यादा था, स्त्री पुरुष में ज़्यादा था, कुल मिलाकर जेंडर गैप ज़्यादा रहा उस समय। सॉरी, गैप ज़्यादा नहीं रहा, मतलब कम रहा, ज़्यादा बाद में। कब देखने को मिला जेंडर गैप? तो ये आपको देखने को मिल गया उत्तर वैदिक काल में। सभा में स्त्रियों का जो है प्रवेश निषेध हो गया तथा ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व है वो प्रबल हो गया। और इसका कई कारण था प्रबल होने का, क्योंकि इस समय आते आते बहुत सारा जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह हुआ करता था, जिससे जो है ब्राह्मण लोग, वो पुरोहित लोग थे, वो काफ़ी संपन्न हो गए। अब क्या है? तो कर देना भी अनिवार्य हो गया। तो हम लोगों ने पढ़ा था ऋग्वेद में, क्योंकि बहुत सारा हम लोग जो कंपेयर करेंगे ऋग्वेद से ही करेंगे, उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने पहले ही मैंने आपको बता दिया था। तो ऋग्वेदिक काल में जो स्वेच्छा से जो दिया जाता था, अपने मन से जो उपहार स्वरूप भेंट किया जाता था राजा को उसके प्रजा के द्वारा, तो उसको बलि कहा गया था। वो कंपलसरी उस समय नहीं था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक कालीन में आया, अब यहाँ पे क्या हुआ? वो कंपलसरी हो गया था उसको टैक्स देना, और टैक्स वसूल करने वाला अधिकारी भी बन गया जिसको भागदूत कहा गया। और एक और जो था वो था कोषाध्यक्ष, जिसको संग्रहिता कहा गया। आपको दो ये है शब्दावली याद रखना होगा, भागदूत और संग्रहिता। तो कोषाध्यक्ष थे, उसको संग्रहिता कहा गया।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ होता है प्रदेश या क्षेत्र, सर्वप्रथम इसी समय में प्रचलन में आया। तो राष्ट्र शब्द तो सबसे पहले जो प्रचलन में आया कब आया, तो उत्तर वैदिक काल में ही आया। तो ऋग्वेदिक काल में अर्थात स्टार्टिंग का जो फेज था उस समय राष्ट्र शब्द का जिक्र नहीं था। जो सबसे बड़ा इकाई हुआ करता था वो जन हुआ करता था, और सबसे छोटा तो देखिए, तो सबसे छोटा हुआ करता था कुल, परिवार का पूरा जो एक कंबाइंड परिवार होता था उसके पूरे को कुल कहा गया। और बहुत सारे परिवार मिलकर एक ग्राम बनाता था, और बहुत सारा ग्राम मिलकर विश्व बनाता था, और बहुत सारा विश्व मिलाकर जन, जिसका एक राजा हुआ करता था जिसको राजन या गोप्ता कहा गया। तो उस समय जो सबसे बड़ी यूनिट थी ऋग्वेदिक काल में वो थी आपकी जन। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब बहुत सारे छोटे छोटे जो ये जन थे वो मिलकर एक जनपद का निर्माण किया, अर्थात इसी को राष्ट्र कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चेंजिंग देखने को मिला कि जो इसका राजनीतिक जो संगठन का जो इकाई था वो बड़ा था, कई सारे जन मिलकर एक जनपद का निर्माण किया जाता था। और देखिए इस समय शासक क्षेत्र विस्तार के साथ साथ विभिन्न प्रकार की उपाधि को भी धारण करते थे, और इसकी चर्चा कहाँ किया गया है, तो उत्तर वैदिक काल में क्षेत्र विस्तार तो राजा लोग के लिए, और जो राजा था उसके द्वारा तो किया ही जा रहा था, साथ ही साथ उपाधि भी धारण किया जा रहा था। तो अलग अलग दिशा में अलग अलग उपाधि दिया गया था। तो उत्तर का जो राजा हुआ करता था उसको विराट कहा जाता था, पूर्व के राजा को सम्राट, पश्चिम के राजा को स्वराट, और दक्षिण के राजा को भोज, और जो मध्य का राजा हुआ करता उसको राजन से संबोधित किया जाता था। और जो सभी क्षेत्र को जीत लेता था उसको एक राट की उपाधि दिया जाता था। तो एक राट की जो उपाधि धारण किया जाता था जो सभी क्षेत्र को जीत लेता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को उससे संबंधित, राजनीतिक जीवन से संबंधित। तो हम लोगों ने देखा था ऋग्वेदिक काल में कई सारे कबीले थे, उसमें से 5-6 कबीला प्रमुख थे जिसे हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसी में से एक कबीला था भरत। तो भरत और पुरु, तो 2 कबीला मिलकर जो है कि नेटिव ट्राइबल था भरत, तो जो भरत जो था है का नेटिव ट्राइबल्स था, और पुरु, तो ये दोनों मिलकर एक कुरु नाम का एक बड़ा सा कबीला बनाया। और इसका जो क्षेत्र था वो दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग था जिस पे उसने अधिकार किया, और उसका नाम कुरुक्षेत्र दिया। फिर बाद में फिर होता है अलायंस कुरु और पंचाल के साथ। फिर कुरु पंचाल आपस में दोनों मिल जाता है, और मिलकर जो इस क्षेत्र पे जो कब्जा करता है आपका कुल मिलाकर वो आपका हो गया दोआब, दिल्ली क्षेत्र पर, और दोआब के ऊपरी भाग, दिल्ली क्षेत्र और दोआब के जो ऊपरी भाग है उस ऊपरी एवं मध्य भाग, कुल मिलाकर दोआब का जो क्षेत्र नीचे का पूरा जो आपका दिल्ली है उन सारे एरिया को, और साथ ही साथ जो मेरठ के एरिया उत्तर प्रदेश का, उन सभी पे इन लोगों का थोड़ा सा फैलाव हो गया, विस्तार। तो भरत और पुरु मिलकर एक होकर एक बड़ा कबीला बना कुरु, और फिर बाद में कुरु पंचालों के साथ अपना अलायंस किया और एक बड़ा सा कबीला बनाया जिसका जो क्षेत्र था हस्तिनापुर अपना राजधानी बना के वहाँ पे राज कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल के अंत होते होते अर्थात 600 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग दोआब से पूर्व की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तरी बिहार के विदेह में फैल गया। मतलब अंतिम जो फेज था उत्तर वैदिक काल में, तो धीरे धीरे वो लोग पूर्व अर्थात पश्चिम बोले तो पंजाब से होते हुए धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र था कौशल, और दूसरा एक क्षेत्र था विदेह, यहाँ तक फैला। और यहाँ से ऑलरेडी कई सारे ट्राइबल थे जो नेटिव ट्राइबल थे, जैसे आपका मगध हो गया, अंग हो गया, बंग हो गया। तो ऑलरेडी यहाँ पे लोगों का राज शासन वगैरह चल रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसमें वर्ण व्यवस्था का चर्चा करेंगे। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था स्टार्टिंग बोले तो आपका हो गया ऋग्वेदिक काल। तो उस समय 4 प्रकार का वर्ण का चर्चा किया गया था। तो कब किया गया था, तो ऋग्वेद का जो अंतिम फेज है, जो उसका 10वां मंडल है, जिसको बाद में लिखा जाता है, ऐसा कहा जाता है ऋग्वेद का जब लगभग अंत हो गया था, ऋग्वेदिक काल का अंत हो गया था, उस समय वो जोड़ा गया, उसको
उत्तर वैदिक काल में ही मान सकते, लेकिन उसको ऋग्वेदिक ग्रंथ में लास्ट में जोड़ा गया था, जो उसका 10वां मंडल था और उसका प्रथम मंडल है। तो 10वां मंडल में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का यूज़ किया गया। तो उसमें जो वर्ण का जो यूज़ किया गया था स्टार्टिंग में, वो तो आपका था वो रंग को लेकर यूज़ किया गया था। अर्थात जो आर्यन थे वो अपने आप को क्या यहाँ से डिफरेंट पाते थे कि आर्यन थे वो लोग गोरा थे, विदेशी अर्थात यूरेशिया वगैरह से आए थे, उन लोगों का यहाँ का कद काठ यहाँ के लोगों से काफ़ी डिफरेंट था। तो उस संदर्भ में पहले स्टार्टिंग में यूज़ किया गया था। तो वर्ण के बारे में जो चर्चा किया था रंग, फिर बाद में कॉन्सेप्ट जो आया था आपका 4 प्रकार के वर्ण का भी चर्चा किया गया था सूक्त, पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में, सूक्त बहुत सारा सूक्त है, उसी में एक पुरुष सूक्त है, उसमें वर्ण का चर्चा किया गया था, जिसके अनुसार 4 वर्ण डिसाइड किया गया था। कौन कौन सा था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखिए शूद्र किसको कहा गया था? तो कुल मिलाकर जो भी हराया था, यहाँ के जो ट्राइबल्स, बहुत से यहाँ के ट्राइबल थे जो राजा जो लड़ते थे, जो कुछ हार जाते थे, उसी को क्या करते थे, वो अपना गुलाम बना लेते थे। कुछ उसमें से गुलाम बन जाता, कुछ वो लोग युद्ध करते रहता, कुछ इसके साथ अलायंस में मिल जाते था। तो इस प्रकार एक तरह का चलते आ रहा था सिलसिला। तो जो आपका फर्स्ट आपका जो हो गया, अर्थात हम लोग पहले देख लेते हैं ऋग्वेदिक संबंधित। तो देखिए एक तो आपका हो गया जो राजा हुआ करता था, और एक जो योद्धा गुरु होता था उसको क्षत्रिय कहा गया। दूसरा आपका एक था ब्राह्मण, जो यज्ञ, जो पुरोहित था वो यज्ञ वगैरह किया करता था, धार्मिक अनुष्ठान किया करता था, तो उसको ब्राह्मण दिया गया नाम। और चौथा आपका एक हो गया वैश्य, जो व्यापार था, जो कॉमन लोग थे, व्यापार बिजनेस कृषि वगैरह किया करता, उसको वैश्य कहा कर। तो स्टार्टिंग फेज में जो था क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, इस 4 प्रकार का वर्ण चर्चा किया गया था ऋग्वेद के 10वें मंडल। लेकिन उत्तर वैदिक काल में और इसमें क्या डिफरेंस था? तो देखिए उस समय जो था इसमें चेंजिंग हो सकता था। चेंजिंग सेंस मतलब अगर ब्राह्मण है वो क्षत्रिय भी बन सकता था, वैसे भी हो सकता, कोई भी कोई काम कर सकता था, मतलब उन लोगों का काम पे पाबंदी नहीं था, हालांकि शूद्र को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि जो शूद्र था वो गुलाम था, उसका जो काम था वो सेवा कराना, जो गुलाम बनाया जाता था, तो वो लोग सेवा इन लोगों को किया करता था। लेकिन इन तीनों में काफ़ी इंटरचेंज हुआ करता था, मतलब कोई फिक्स नहीं था कि अगर कोई वैश्य है तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, कोई ब्राह्मण है तो क्षत्रिय नहीं बन सकता, ऐसा कुछ बॉन्ड उस समय स्टार्टिंग फेज में नहीं था। लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो, वो फिक्स कर दिया गया कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसका बच्चा भी ब्राह्मण होगा, चाहे वो वेद का ज्ञान रखे या ना रखे। अगर कोई वैश्य है तो वो अब क्षत्रिय नहीं बन सकता, वो बिजनेस के, वो अपना काम है बिजनेस वगैरह ही देखेगा, कृषि वगैरह ही करेगा। तो ये थोड़ा सा इसमें आते आते काफ़ी इसमें बुराइयाँ आ गया था इस समय आते आते। किस समय? तो उत्तर वैदिक काल में। तो ये चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा सामाजिक संगठन जीवन के बारे में उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और था गोत्र प्रथा। तो गोत्र जो प्रथा है, एक मिनट, हाँ, उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा जो स्थापित हुई, और गोत्र शब्द का जो मूल अर्थ होता है वो होता है गोष्ठ, अर्थात वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। परंतु बाद में जो इसका अर्थ है वो बदल जाता है, जिसका मतलब होता है एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय, उसको गोत्र कहा गया। अब देख लेते हैं विवाह पद्धति कैसी थी। तो इसमें एकल विवाह था और बहुविवाह, हालांकि एकल और बहुविवाह तो उस समय भी था ऋग्वेदिक काल में। तो एकल विवाह तो जनरली नॉर्मल लोग, कॉमन पीपल करते थे, आम आदमी, अभी की भाषा में समझा जाए तो। लेकिन बहुविवाह कौन करते थे? जो लोग प्रभुत्व वाले लोग थे, राजा हो गए या कुछ भी कुलीन वर्ग समझ लीजिए, तो उन लोगों बहुविवाह किया करते थे। लेकिन बाल विवाह और सती प्रथा का जो चर्चा है वो आपका ऋग्वेदिक काल में नहीं है, लेकिन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। किस समय? तो उत्तर वैदिक काल में। और देखिए मनु स्मृति के अनुसार, तो मनु स्मृति के अनुसार विवाह का जो प्रकार है वो 8 बतलाया गया। वो कौन कौन सा है तो देख लीजिए। तो मनु स्मृति के अनुसार विवाह का 8 प्रकार है। एक का हो गया ब्रह्म विवाह, दूसरा हो गया देव, तीसरा हो गया आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, और राक्षस विवाह, पैचास विवाह। तो इन आप 8 होगा, तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, आपको इसमें से कौन सा विवाह करना है वो लोग डिसाइड आप लोग कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो दास प्रथा, तो ऑटोमेटिक दास प्रथा तो आपका उत्तर वैदिक काल में तो देखने को सबसे ज़्यादा मिला, लेकिन ऋग्वेदिक काल का भी इसका देखने को मिलता ही है।
तो उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के विषय में जानकारी मिलती है और तैत्तिरीय संहिता से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार स्वरूप दिए जाने की जो प्रथा थी। सती प्रथा, तो आप लोग बताइए दास प्रथा है कब समाप्त किया गया था? सोचिए, जो है दास प्रथा हजारों साल से चलता आ रहा था, वो लगभग 1842-43 में लॉर्ड एलनबरो के समय, अंग्रेजों के समय में ख़त्म किया गया था। कानूनी उसको इलीगल घोषित किया गया था। ख़त्म भी तो नहीं हुआ था उसमें, बस घोषित कर दिया, चल ही रहा। ख़त्म होने में थोड़ा समय लगता है, पहले कानून बनता है, फिर धीरे धीरे जाके कुछ जो बुराइयाँ हैं वो कम होता है, ख़त्म नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सती प्रथा। तो हम लोग ने देखा था सती प्रथा की जो जानकारी है हमें उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में नहीं। अब एक महत्वपूर्ण और है आपका है आश्रम व्यवस्था। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। तो आश्रम का अर्थ क्या था? तो श्रम करने के बाद विश्राम करना। तो आश्रम का अर्थ होता है श्रम करने के बाद, काम करने के बाद आप लोग विश्राम कीजिएगा, रेस्ट कीजिएगा, उसी को आश्रम कहा गया, उसका अर्थ होता है। और छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जाबलो उपनिषद में 4 मिलता है। ठीक है। वर्ण शब्द का जो उल्लेख है सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, जबकि जाति शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम महर्षि व्यास के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ है। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो जाति शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम महर्षि व्यास के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ। और सर्वप्रथम जाबलो उपनिषद में 4 आश्रम बतलाएंगे, और वो कौन कौन सा है देख लेते हैं। ये आपका हो गया, जो इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए, अंडरलाइंड है। जो 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। और 4 आपका पुरुषार्थ हो गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग संस्कार। तो आप लोगों ने सुना होगा कि संस्कार कितने, तो 16 संस्कार। तो संस्कारों की जो संख्या है 16 है, और वो कौन कौन सा उससे भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसका मतलब पहले क्या होता है। तो इसका मतलब जो होता है, शाब्दिक अर्थ होता है संस्कार का परिष्कार या पवित्रता होता है, अर्थात व्यक्ति शरीर को परिष्कृत या पवित्र बनाने के उद्देश्य से संस्कारों का विधान बनाया था। और इसकी जो संख्या है 16 है, जिसको हम लोग देखेंगे। अर्थात इसमें गर्भधारण से लेके दाह संस्कार होने के बाद जो आपका अंतिम संस्कार होता है, उसका इसमें चर्चा किया गया था। गर्भधारण देखा इसके अंतर्गत गर्भधारण के अंतर्गत क्या होता है, स्त्री गर्भधारण करती थी, जिसके रात्रि तथा उचित नक्षत्रों का ध्यान रखना आवश्यक होता था। अर्थात गर्भधारण कब किया जाए ये भी समय निकाल के वो किया जाता था, मतलब देखा जाता था नक्षत्र वगैरह कब करना उचित होगा। काफ़ी इसका भी एक अपना साइंटिफिक रीजन रहा होगा। और अंतिम जो आपका 16वां है वो अंत्येष्टि है। यह कब होता है? जब मनुष्य का जो अंतिम संस्कार होता है, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तब संपन्न होता है। चलिए, तो 16 संस्कार। नेक्स्ट है धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन को हम लोग देखेंगे। धार्मिक और भी जो है आपका इससे संबंधित आर्थिक जीवन के बारे में 2 पॉइंट और महत्वपूर्ण है। एक आर्थिक जीवन, उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन, और धार्मिक जीवन को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ज़रूर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, कुछ सुझाव हो या कोई भी आपका कुछ डाउट वगैरह हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए आप लोग, मुझे आपकी कमेंट की प्रतीक्षा रहती है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।